कि मुझे स्टार्टअप करना है और उसके लिए आपके पास कोई तैयारी नहीं है। स्टार्टअप को कैसे समझें, किस रूप में समझें? घर की महिला जो कहती है कि घर के खर्चे नहीं चल रहे बट मैं खाना बनाना अच्छा आता है इसलिए मैं टिफिन अपना चालू करती हूँ। पति अपने ऑफिस में बताता है 10 लोगों को और वो टिफिन उनको प्रोवाइड हो रहा है जिससे वो मुनाफा कमा रही है। ये भी एक प्रकार का स्टार्टअप है। इस महीने के खर्चे। मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, लेकिन जब खाने की बात आती है तो मैं किसी से कम नहीं। जब स्टार्टअप की बात आती है तो भारत में शार्क टैंक का जिक्र ना हो तो ये तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी। जो हंसने वाली बात कभी कभी ये होती है कि वही व्यक्ति जो वहां पर पैनल पे बैठ के सामने वालों को प्रॉफिटेबिलिटी का ज्ञान देते हैं, उन लोगों की खुद की कंपनी प्रॉफिट में नहीं। स्टार्टअप का माइंडसेट कभी भी किताबें पढ़ के नहीं बनता, वो गलतियां करके बनता है। आप जब ग्राउंड पे जाओगे, गलतियां करोगे, उसी से फिर आप सीखोगे। सबसे बड़ी गलती आज के समय पे जो स्टार्टअप इकोसिस्टम में हो रही है वो हो रहा है कि लोगों को अपना बेसिक फाइनेंस ही नहीं पता। इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा पावर है, हर इंडियन के अंदर एक बहुत बड़ा पावर है जिसके कारण स्टार्टअप दुनिया में वो धमाल कर सकता है। ये ऐसा पावर है जो कोई भी व्यक्ति जो ये वीडियो देख रहा है उसको करोड़पति बना सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। आज एक खास पॉडकास्ट, एक खास शख्सियत इस पॉडकास्ट में हम आपके लिए लेकर आए हैं। उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं अभिषेक कर। बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक आपका। बहुत छोटा इंट्रो मैंने दिया है आप तक, आपके नाम तक आने तक, और इसके पीछे की एक वजह है क्योंकि आप ऑलरेडी आपको लोग जानते हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन फिर भी एक छोटा सा इनके बारे में बता देता हूं कि एक इन्वेस्टर हैं, मेंटोर हैं और सोशल मीडिया पर जाना पहचाना नाम है। मिलियंस लोग इन्हें हर रोज़ देखते हैं, किसी ना किसी मुद्दे पर, किसी ना किसी बात पर आप राय मशवरा देते हैं। आज आपसे खोलकर बातचीत होगी अभिषेक, और जानेंगे कि आपके अपने चैनल का जो छोटा सफ़र है वो क्या रहा और जनता आपको किस रूप में देखती है और क्या कुछ सजेशंस लोगों के लिए रहेंगे। और खास बात यह कि स्टार्टअप को लेकर के भारत में बात होती है, बाकायदा एक दिन उसके लिए तय किया गया है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ही से शुरुआत करते हैं अभिषेक, थोड़ा सा बताएं इन दिनों क्या चल रहा है और लोगों में किस चीज़ को लेकर कौतूहल है। तो सर्वप्रथम बहुत बहुत शुक्रिया, इतना बढ़िया आपने इंट्रोडक्शन दिया। संक्षेप में थोड़ा सा अगर मैं बताऊं तो हाल फिलहाल में अगर आप जानना चाहेंगे बाजार में क्या चल रहा है, बाजार में तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं। सबसे ज़्यादा चल रहा है ट्रम्प ताऊ, और आप लोग तो कवर करते ही हैं न्यूज़ चैनलों में, तो आपको पता है किस प्रकार से हर जगह की अर्थव्यवस्था को उन्होंने एकांत होके हिला के रखा हुआ है। उसके अलावा अगर बात किया जाए तो बाजार में, जैसे कि हम आज जिसके लिए चर्चा कर रहे हैं, स्टार्टअप्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रुचि हो गई है लोगों की। बिल्कुल। इतने सारे जो इवेंट्स में मुझे बुलाया जाता है, इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस जब बुलाते हैं, तो मैंने एक चीज़ देखी है, लास्ट 10-12 साल में जिस प्रकार से चीज़ें बदली हैं, जिस प्रकार से लोगों की रुचि इस शब्द स्टार्टअप पे बढ़ी है, वो पूरी तरीके से अनइमेजिनेबल है। जिस हिसाब से लोगों ने इसको इतना इम्पोर्टेंस दिया हुआ है। आज से 5-6 साल पहले लोगों के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता था, आप इंजीनियरिंग करो, उसके बाद इंजीनियर बन जाओ। बिल्कुल। कहावत होती थी कि आप एक पत्थर फेंकेंगे दिल्ली में कहीं पर भी तो उस गली में एक ना एक इंजीनियर निकल जाता। बिल्कुल। बट आज वो चीज़ें, धारणाएं बदल रही हैं। आज लोगों का रुझाव हो रहा है, युवा पीढ़ी खासकर काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है। वो चाहती है किसी प्रकार से घर वालों का नाम रोशन करना, और उसके लिए वो एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप का रास्ता चुन रही है। तो आज इस पर्टिकुलर कॉन्वर्जेशन में हमारी प्रयत्न यही रहेगा कि हम जितना हो सके इस सेगमेंट में वैल्यू ऐड कर सकें। एक आपने बिल्कुल सही कहा कि एक क्रेज़ है यूथ में, और स्टार्टअप का एक जो कॉन्सेप्ट है वो आपसे थोड़ा सा समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि क्रेज़ होना एक अलग चीज़ है, कॉन्सेप्ट की समझ होना एक अलग चीज़ है ना। एक सनक सवार होना कि मुझे स्टार्टअप करना है और उसके लिए आपके पास कोई तैयारी नहीं है, तो कैसे यूथ समझे, इसी सवाल से शुरुआत करते हैं। स्टार्टअप को कैसे समझें, किस रूप में समझें? सबसे पहले आज के समय पे स्टार्टअप एक जुनून नहीं, एक एस्केप मैकेनिज्म है। इसको मैं सिंपल धारणा से समझाता हूँ। क्या हो गया है कि एक युवा पीढ़ी के जो लोग हैं, जो यूथ हैं, वो जब नौकरी करने जाते हैं तब वो देखते हैं कि एक बॉस होता है, बॉस अपनी हुकूमत चलाता है, उसके बाद बहुत काम रहता है और उसके बाद वो सैलरी का वेट करना पड़ता है। कहीं ना कहीं वो युवा पीढ़ी इतनी ज़्यादा परेशान होने के बाद जब इंस्टाग्राम पर आती है और इंस्टाग्राम पर आकर वो देखती है कि कोई एक व्यक्ति होता है जो बोलता है कि देखो मैंने दुनिया की सबसे आलीशान गाड़ियाँ खरीद ली हैं, घर खरीद लिया है। क्यों? क्योंकि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ।
इस चक्कर से काफी ज्यादा यूथ प्रभावित होते जा रहा है। उसको लगता है कि भाई ये मेरे लिए एक एस्केप मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म बन गया। मैं नौकरी से किस प्रकार से निकल जाऊं वो मेरे लिए है। मैं आपको बता दूं आज सबसे ज्यादा जो गेम चल रहा है स्टार्टअप में, क्यों इतने ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो हो रहा है जो वो फंडिंग की चर्चाएं होती है ना। जैसे आपको मैं विस्तार में अगर बता दूं कि भारत में 2025 की अगर हम बात करें तो 2025 में 23 कंपनियों का आईपीओ आया था, स्टार्टअप्स का आईपीओ आया था, मैं कह रहा हूं। तो लोगों को लगा यार, आप आए दिन अखबार, जैसे आप लोग तो न्यूज जगत से ही हैं, कि 7,000 करोड़ का आईपीओ आया, 9,000 करोड़ का आईपीओ आया, ये किसी एजुकेशन वाले ने, देखिए एक टीचर थे, इन्होंने इतना बड़ा चीज कर लिया। तो ये जो सारी खबरें आ रही हैं, इसके चक्कर में युवा पीढ़ी बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाती है। दैट इज नंबर 1। दूसरी चीज अगर आप देखें, वो एक कंसेप्ट होता है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न मतलब कौन सी कंपनी $1 बिलियन की वैल्यूएशन पे पहुंच जा रही है। आपको मैं बता दूं कि जब से स्टार्टअप इंडिया 2016 से इसका इनिशिएटिव आया है, और आज हम जिस दिन के लिए चर्चा कर रहे हैं, 16 तारीख की चर्चा कर रहे हैं, इसका उद्घाटन 2022 से किया गया था आदरणीय मोदी जी द्वारा। उन्होंने इस इनिशिएटिव को लिया था, 2022 से लिया गया था। अगर हम इस पीरियड के बीच में देखें तो हमारे देश में 122 यूनिकॉर्न्स निकले, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां निकली। तो क्या हो गया है कि सबने ये सोचा कि यार इतनी आलीशान पैसा, इतना बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, तो हर कोई प्रभावित हो गया। लेकिन स्टार्टअप का अर्थ उसी शब्द में छुपा हुआ है, स्टार्ट अप। आप पहली बार जब कोई चीज शुरू कर रहे हो, आपको यह चीज समझनी पड़ेगी कि आज के समय पे स्टार्टअप, कोई भी व्यक्ति अगर वो जाता है बाजार में और वो एक ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस लेके आता है जो किसी भी व्यक्ति के, किसी भी एक ग्रुप के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, वो कहीं ना कहीं एक स्टार्टअप रन कर रहा है। ठीक हो गया, सिंपल सी बात है। तो मैं तो ये कहूंगा कि एक घर की महिला जो कहती है कि घर के खर्चे नहीं चल रहे, बट मेरे को खाना बनाना अच्छा आता है, इसलिए मैं टिफिन अपना चालू करती हूँ। पति अपने ऑफिस में बताता है 10 लोगों को, और वो टिफिन उनको प्रोवाइड हो रहा है, जिससे वो मुनाफा कमा रही है। ये भी एक प्रकार का स्टार्टअप है। तो जरूरी नहीं है कि जब तक एक आलिशान ऑफिस में हम नहीं बैठे जिसमें बहुत ज्यादा फंडिंग आ जाए। देखिए, फंडिंग की चीज तो बहुत, मैं मतलब इसको अगर एक दूसरे लोगों को आसान शब्दों में अगर मैं समझाऊं, ये जो फंडिंग का क्रेज और वैल्यूएशन का क्रेज चल रहा है, जैसे आपको बता दूं, कुछ लोग, मैं नाम तो लेता नहीं हूं, लोग कमेंट्स में गेस करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, एक कंपनी थी, $22 बिलियन का वैल्यूएशन हो गया था आज से 2 वर्ष पहले, एजुकेशन फील्ड से थी। हर जगह चर्चे थे कि भाई कितने बड़े, बहुत लेजेंडरी, हमारे एक एक्टर शाहरुख खान भी उनके एम्बेसडर रह चुके हैं। लेकिन उसके बाद आज उसकी वैल्यू माइनस में। आप लोग समझ गए होंगे, आप तो समझदार हैं, यो देखते हैं, लोग जो देख रहे हैं वो समझ रहे हैं। हाँ। तो ये क्या हुआ, अचानक से लोगों को क्रेज आया कि एक टीचर इतना बड़ा बन गया, तो सोचिए क्या से क्या हो सकता है। वैसे ही एक और स्टार्टअप का हम हाल फिलहाल में हर्ष देख रहे हैं, जिसकी आईपीओ आ चुका है, लेकिन आईपीओ आने के बाद से वो अपने लेवल से 80% नीचे चल रहा है। आए दिन लोग कंप्लेन करते हैं कि हम बुक करने की कोशिश कर रहे हैं, आ नहीं रहे, गाड़ियां मिल नहीं रही हैं। आप समझ गए, नाम तो मैं लेता नहीं हूं। तो आप ये समझिए कि ये काफी सारी चीजें लोगों को भ्रमित कर रही हैं। तो स्टार्टअप सिंपल सा है, जब आप एक आइडिया के साथ आते हैं, एक प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं, उसका सोल्यूशन देते हैं, वो सिंपल सा है, जिससे आप मुनाफा कमा सकें, वो स्टार्टअप हो गया। भले ही आप नाम ना लें, लेकिन हम नाम ले सकते हैं, हमारे पास ऐसी कोई बाध्यता नहीं है जी। और मैं एक कंपनी का जिक्र करूंगा जी, जो MBA चाय वाला। ठीक है। इसमें मेरी रुचि इसलिए है क्योंकि जितना सेंसेशनली ये नाम आगे बढ़ा और जिस तरीके से उन्होंने अप्रोच किया, और जो इसकी फ्रेंचाइजीज निकली और लोगों ने जिस तरह से अंधा हो करके इन्वेस्ट करना शुरू किया, थोड़ा सा वो बताएं। एक तो है स्टार्टअप जो मैं शुरू करना चाह रहा हूँ, और उस स्टार्टअप के पीछे जो भीड़ है, जो पैसा लगाने वाली भीड़ है, जो लोग इस सपने में हैं या सोच रहे हैं कि वो सिर्फ मुनाफा कमाएंगे, उन लोगों के बारे में थोड़ा सा बताएं। उन लोगों को कुछ, उनके लिए तस्वीर क्लियर करें कि ऐसे अंधा दौड़ में शामिल ना हो। देखिए, ये पूरा गेम वैल्यूएशन का चल रहा है। पहले हम समझते हैं सिंपल भाषा में, ये वैल्यूएशन का गेम क्या चल रहा है। इसको इस प्रकार से समझिए, एक मृत शरीर है, ठीक है। मृत शरीर गिरा हुआ है 5 दिन से सामने, और वो सड़ रहा है, गल रहा है। उस पर आप बहुत अच्छा मेकअप करके फोटो खींचोगे ना, तो वो फोटो बहुत अच्छी लगेगी। हाँ। लेकिन जब आप पास से गुजरोगे तब आपको सच्चाई पता लगेगी। वैल्यूएशन का गेम यही हो रहा है। सब लोग इस भीड़ में दौड़ रहे हैं कि किस प्रकार से मैं अपना वैल्यूएशन बढ़ा लूं, जिससे कि लोग प्रभावित हो जाएं और मेरा बहुत कुछ है। आपने जो उदाहरण दिया, हम भी उन्हें जानते हैं। और देखिए, एक फ्रेंडली टर्म्स अलग होता है, बट हम बिजनेस डायनेमिक्स से बात करते हैं। तो आज से कुछ वर्ष पहले उन्होंने भी एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था, जिसका मैं भी इन्वेस्टर हूं। वो कंपनी चल रही है, वो दूसरी कंपनी है। क्यों, क्या होता है कि जब एक
एंटरप्रेन्योर के पास पैसा बहुत आता है तो वो अलग अलग जगहों पे करता है। तो एक बार मेरी उनसे बात हो रही थी, हम लोग एक ज्योतिर्लिंग गए थे साथ में, तो मैंने उनसे पूछा, ऐसी बातों बातों में बात आ गई, तो मैंने तब ये विवाद चल रहा था जो फ्रेंचाइजी वाला आप कह रहे हैं, मैंने बोला आप तो उनको इतने करीब से जानते हो, क्योंकि सिर्फ इन्वेस्टर नहीं, आप मित्र भी हो, आपको क्या लगता है क्या यहाँ पर क्या गड़बड़ी हो गई? तो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही थी। उन्होंने कहा पता है क्या हो रहा था कि उनकी सेल्स टीम ऐसी ऐसी पिचिंग कर रही थी जो उनको भी नहीं पता था। सेल्स टीम मजबूर थी क्योंकि उनको अपने टारगेट कंप्लीट करने थे, क्योंकि शेर के मुंह को खून लग गया था कि 1 लाख की फ्रेंचाइजी 2 लाख की 3 लाख की अब 10 लाख पे बेचेंगे। अब प्रॉब्लम होता है कि आप समझ नहीं पा रहे कि 10 लाख में क्या आप वो वैल्यू दे पा रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। तो सेल्स टीम अंधाधुन करे जा रही थी, मॉनिटरिंग नहीं हो रही थी। ऊपर बैठने वाले को हमेशा पता होना चाहिए कि उनकी ग्राउंड रियलिटी क्या है। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। इंसान जब बहुत ऊपर जाता है ना, वो ग्रो होता है, तो उसके दिमाग में सारी चीज़ें हावी हो जाती हैं। भाई आप सोचिए, परम ज्ञानी रावण इस चीज़ से नहीं बच पाया, तो हम तो मॉर्टल नॉर्मल इंसान हैं, हम कहाँ से बचेंगे अहंकार से? तो वो अहंकार के चक्कर में उनको पता ही नहीं चल रहा था नीचे क्या हो रहा है। और वो एक समझिए एक नाव चल रही थी, उसमें एक गड्ढा हुआ, थोड़ा सा पानी आ रहा, 2 आया। अब जब गड्ढा इतना बड़ा हो गया तो नाव को डूबने से उस समय पे कोई नहीं रोक सकता था। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक उस समय पे हो गई थी। तो मैं लोगों को ये कहना चाहूंगा कि देखिए, जब आपकी कंपनी बड़ी हो रही है, मान लीजिए आप स्टार्टअप कर रहे हैं, आज आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं, आपका कैश फ्लो बहुत बढ़िया आ रहा है, सब कुछ अच्छा आ रहा है, लेकिन आप कभी भी ये मत सोचिए कि आप हमेशा ना अपने ग्राउंड को याद रखिए, आपकी ग्राउंड रियलिटी कि आप क्यों इतने बड़े बन पाए। आप जब आपके कस्टमर का ध्यान नहीं रखोगे, जैसे फ्रेंचाइजी मॉडल में वो एक तरीके आपके कस्टमर ही हो गए, जब आप ग्राउंड रियलिटी से रूबरू नहीं रहोगे, वो डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, तब आपकी नाव आज नहीं तो कल डूबनी है। उदाहरण मैं अनगिनत दे सकता हूं। व्यापार के जगत में अगर आप देखेंगे तो 2001 में एक व्यापारी थे, आईटी जगत के बिल गेट्स उनको कहा जाता था। और उसके बाद मैं सत्यम की बात कर रहा हूं, रामलिंगम राजू जी की। रामलिंगम राजू हर जगह पे वो पूरा कर रहे थे, लेकिन उसके बाद एक जगह पर वो बबल फटा। क्यों? क्योंकि वो वास्तविकता से काफी दूरी बना चुके थे। सेम चीज अगर हम बात करते हैं विजय माल्या जी की, जो इसी प्रकार के किसी पॉडकास्ट में अचानक से काफी पॉपुलर हो गए, लेकिन वहां पर भी देखिए फंडामेंटल गलती क्या हुई। जब देखा जा रहा है, इतिहास गवाह देता है कि भारत में एयरलाइन कंपनी लॉन्ग टर्म पे प्रॉफिटेबल नहीं हो पाती है, बहुत मुश्किल से। आप देखिए 11 से 12 कंपनियां बंद हो चुकी है, मोदी लुफ्ट बंद हो गई, काफी सारी कंपनियां थी, सहारा थी, सारी चीजें थी। जब आपको पता है कि आप उतनी इकोनॉमी में नहीं रन कर सकते हो, तो क्या जरूरत है कि आप 600 करोड़ 6 गुना ज्यादा देके एक दूसरी एयरलाइन करो और उसके बाद अपना प्रीमियम डाइल्यूट करके एक सस्ती एयरलाइन चालू करो, उसमें भी आप मदिरा दीजिए, उसमें भी आप सारी चीजें मेंशन कीजिए जो आपका कॉस्ट बढ़ा रहा है, तो आप सस्टेन नहीं कर सकते। बट लोगों को दिखाना है कि देखिए किंग साइज लाइफ चल रही है, इसके लिए ये सारी चीजें। तो मेरा ये मानना है कि आपको रियलिटी के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण अगर आज के समय पे मैं कहूंगा तो वो है अंबानीज। एक लाइन में अगर मैं कहूं तो आप अंबानीज की पूरी ट्रैजेक्टरी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अंबानीज ने शुरुआत कभी तेल से नहीं करी थी। उनका एक ब्रांड था विमल, और विमल में पान मसाला की बात नहीं कर रहा हूं, ड्रेस वो थे। उसके पहले स्पाइसेस, धीरूभाई अंबानी जी पहले स्पाइसेस का ट्रेड किए, उसके बाद वो आए कपड़ों पे आए, उसके बाद उन्होंने देखा अच्छा पेट्रोकेमिकल मतलब पेट्रोल एक ऐसी चीज है, क्योंकि यमन में वो थे तो उन्होंने देखा था किस प्रकार से ये चीज चलेगी, तो वो आए पेट्रोल में आए, वहां पर उन्होंने बहुत बड़ा कारोबार किया। और आज अगर आप देखें लास्ट 5-8 साल से उन्होंने देखा डेटा इज द न्यू ऑयल, और आप देखिए हर किसी को एडिट करवा दिया है। जियो आने के पहले एवरेज कंजम्पशन डेटा का 0.2 GB होता था, आज 24 GB हम लोग कंज्यूम करते हैं महीने में। ये क्यों हुआ है? बिकॉज उनने समझा डेटा। और अब दूसरी चीज अगर आप देखेंगे तो वो बात करते हैं नेचर की, वंतारा नेचर से रिलेटेड है, कार्बन डेटिंग पॉइंट्स मिलेंगे। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे वो कहीं ना कहीं नेचर की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी अगली बड़ी चीज होगी, क्योंकि तेल की खदानें कभी ना कभी तो थोड़ी सैचुरेट होंगी ना। बिल्कुल। तो वो आप सोचिए, समय के साथ बदलना कोई उनसे सीखे। आपने एक थोड़ा सा एक सवाल मेरा इसमें याद आता है, टेलीकम्युनिकेशन में जब आप बताते हैं कि उसने डेटा का महत्व समझा, और जब वो डेटा पे आ रहे थे तब ऑलरेडी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही थी, और उसमें कई लोग बहुत आगे तक काम कर चुके थे। लेकिन उसमें भी अपनी जगह बनाना, मुझे लगता है वो सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम था। और वो जो एरा था जिस वक्त जियो आया, वो भी और देशकाल परिस्थिति कहते हैं। आप एक चीज देखिए, उन्होंने एक नब्ज पकड़ ली हमारे देश की। मैं ये सारे जो हम लोग देख रहे हैं, जो इसको देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अगर वो ये चीज एक चीज समझ जाए भारत के रिलेशन में, भारत एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है।
और ये मोटा भाई ने बहुत अच्छे से समझा। प्राइस सेंसिटिव का अर्थ क्या होता है कि आज अगर भारत, मेजॉरिटी की बात करता हूं, कि एक बिस्किट है जो मीठा लगता है वो 10 रुपए का आ रहा है, और दूसरा मीठा है लेकिन उसका रैपर अच्छा और बड़ी कंपनी से 40 का आ रहा है, वो 40 वाला एक दो बार लोग जरूर ले लेंगे, लेकिन ज्यादा कंजम्पशन ये 10 रुपए का होगा। मोटा भाई ने ये चीज समझी पहले, इसलिए फ्री में सबको पहले लत लगवाई उन्होंने डेटा की, कि भाई लो भर भर के करो। और एक बार इंसान एडिक्ट हो गया डेटा का, उसके बाद आप खुद बताइए, आपने भले फ्री में यूज किया होगा, पर आज आप 300 400 या 500 जो भी ले आप देते हैं, बिल्कुल करेक्ट। तो वो मार्केट की नब्ज को, और उसका पता है, एक आज मैं सीक्रेट आपके सारे जितने लोग स्टार्टअप्स करने की मूड में है मैं उनको बता देता हूं। हम लोग हर बार बोलते हैं कि यार एक व्यक्ति है जिसके पास 12,000 करोड़ का घर है, उसको पूरा वो वाली सपोर्ट मिलती है जैसे मोदी जी को जो लोग वो करते हैं, सिक्योरिटी देते हैं, वैसे लोग उनको सिक्योरिटी। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देख नहीं रहे, उन्होंने एक चीज आज भी नहीं छोड़ी है, वो लर्निंग है। क्या आपको पता है, हर हफ्ते वो 2 किताबें पढ़ते हैं, और वो जरूरी नहीं है वो सिर्फ ऑयल इंडस्ट्री से पढ़ रहे हैं, वो साइकोलॉजी पे पढ़ रहे हैं, वो बायोलॉजी पे पढ़ रहे हैं, मतलब वो अपने आप को अपडेटेड रख रहे हैं। आप समझ रहे हैं इस चीज को? उनको पता है आज अगर जियो का, अगर आप देखते हैं रिलायंस का जो लास्ट एजीएम हुआ, उसमें सबसे ज्यादा बात किसकी हुई? एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। मतलब ये चीज बता रहे हैं कि प्रमोटर तैयार है आने वाले समय के साथ। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाती है, बहुत सारे लोग जैसे शुरू हुए हैं ना, वो चेंज करने को तैयार नहीं होते, और इसलिए बहुत सारे ओल्ड टाइम बिजनेसमैन जो एक समय में लाखों करोड़ों कमाए, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गए, थम जाते हैं, रुक जाते हैं। समय के साथ आपको बदलना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। चलिए एक बार फिर से उस पर लौटते हैं। और एक, जब स्टार्टअप की बात आती है तो भारत में शार्क टैंक का जिक्र ना हो तो ये तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी, मुझे लगता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप सारे विवाद करवा के रहोगे? तो थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ, थोड़ा शार्क टैंक को लेकर आपका नजरिया क्या है, और इसने कितना फैसिनेटिंग बनाया, कितना दुस्वप्न बना दिया इस स्टार्टअप को, और हकीकत से ये कितना दूर ले गया, ये भी थोड़ा समझना चाहते हैं। क्योंकि स्क्रीन पर जो आता है वो हर चीज़ सच नहीं होती, हम भी जानते हैं। बिल्कुल। देखिए, अब सोशल मीडिया के चक्कर में सबको पता है कि मैक्सिमम डील्स जो वहां पर होती हैं वो फेज में जाते जाते मटेरियलाइज नहीं होती है। अच्छा। बहुत सारी डील्स नहीं होती है। जो हंसने वाली बात कभी कभी ये होती है कि वही व्यक्ति जो वहां पर पैनल पे बैठ के सामने वालों को प्रॉफिटेबिलिटी का ज्ञान देते हैं, उन लोगों की खुद की कंपनी प्रॉफिट में नहीं है। वो सामने वाले को कहते हैं कि भाई आपका प्रॉफिट नहीं है तो हम पैसा कैसे दें, और वही व्यक्ति 6 महीने बाद अपनी आईपीओ, नुकसान वाली आईपीओ लेके आ जाते हैं। तो ये तो सोचने वाली बात है। तो आपको समझना पड़ेगा, शार्क टैंक इंडिया की अगर मैं बात करूं, उन्होंने भी नब समझा हुआ है। अच्छी चीज क्या है कि एटलीस्ट वो लहर लेके आए, लोगों को ये एक माइंडसेट आया। देखिए, अच्छी चीज भी हमको अप्रिशिएट करनी चाहिए। अच्छी चीज ये है कि कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि हाँ यार ऐसी चीज है, हम भी स्टार्टअप कर सकते हैं। जब वो 17 साल का बच्चा वहां पर जाके पिचिंग कर सकता है, पैसा मिले ना मिले वो बात अलग है, तो हमारे अंदर भी वो हिम्मत है, हम करेंगे। तो इंस्पायर जरूर हुए हैं लोग, लेकिन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा हावी हो गई हैं। लोगों को अब क्या लगने लग गया है कि फंडिंग ही एक तरीका है जिससे कि हम अपना स्टार्टअप निकाल सके। लेकिन आपको मैं एक फैक्ट बता देता हूं, 2 कंसेप्ट होते हैं, एक होता है बूटस्ट्रैपिंग, एक होता है फंडिंग। बूटस्ट्रैपिंग मतलब जो खुद का पैसा पापा मम्मी अपने खुद के जेब से लगाते हैं, उसको कहते हैं बूटस्ट्रैपिंग। और फंडिंग जो आपको पता है, लेवल 1 सीड फंडिंग, एंजल राउंड, ये सारी चीजें होती हैं। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि सबको लग रहा है फंडिंग एक रास्ता है, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि सर्वाइवल रेट ऑफ कंपनीज जो बूटस्ट्रैप्ड हुई हैं उसका 35 to 40% है। सर्वाइवल रेट ऑफ फंडेड कंपनीज 12%। बाप रे। मतलब जो फंड हो रही हैं वो सर्वाइव नहीं कर पा रही हैं। तो ये सोचने वाली बात है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब इन्वेस्टर आता है और वो जब बड़ा पैसा लगाता है तो वो अपने कंडीशंस लाता है, आपकी ऑटोनॉमी नहीं रहती है। अभी क्या होता है, आप जब धंधा चालू कर रहे हैं, बिजनेस चालू कर रहे हैं, आपकी खुद की ऑटोनॉमी, आप जैसे जैसे चलाएंगे। बट जब इन्वेस्टर आता है, जब मैं इन्वेस्ट करता हूं, तो फिर मेरी कंडीशंस भी लग जाती हैं उस पर। क्योंकि जब मैं किसी कंपनी में करता हूं तो मेरे हस्ताक्षर लगते हैं और मैं कहता हूं कि भाई मैंने पैसा डाला है, तो आई वांट टू मेक श्योर कि हाँ यार ये काम इस तरह से हो रहा है क्योंकि मुझे अपने पैसे पे रिटर्न चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि देखिए, जब तक इन्वेस्टर और जो बिजनेसमैन है उन दोनों का माइंडसेट और विजन सेम है तब तक ठीक है। लेकिन अगर इन्वेस्टर बैंकर है और जो व्यापारी है वो मान लेते हैं कुछ स्पिरिचुअल चीज पे है, तो वो कहां से माइंडसेट मैच करेगा? बैंकर को तो बस ये चाहिए ना, मेरे को साल भर में मेरा पैसा चाहिए। बिल्कुल सही बात है। वो उस हिसाब से तो आपको देखना, मैं ये नहीं कह रहा हूं फंडिंग से दूर रहें, पर पहले एक कंसेप्ट होता है MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। पहले अगर आप बोलते हो, जैसे मान लीजिए कोई
दोस्त हमारा देख रहा है यहाँ पे, बोलता है कि मेरे पास ना एक बहुत बढ़िया आइडिया है टी शर्ट्स की, मैं बहुत बड़ी कंपनी, मेरे को फंडिंग करते, मेरे को आए दिन मेल आते हैं। पॉइंट सिंपल से, अगर आपको लगता है ना कि आपको टी शर्ट बनाना आता है, बहुत बढ़िया चला सकते हो, पहले वो टी शर्ट के एटलीस्ट 50 सैंपल आप खुद के पैसे लगा के बनाओ और बेचो। और बेचना किसको जाना है, आप ये ध्यान से सुनिए, कभी भी अपने बेस्ट फ्रेंड या अपने मम्मी पापा डैडी के पास मत जाना। वो हमेशा सबसे पहले क्या बनाया भाई, तू बन गया, तू अगला, हमेशा देखेगा। आपका रियलिटी चेक होगा, आप बाजार में खड़े होइए और फिर आए। और अगर दोस्त आपका कह रहा क्या बनाया, खरीदेगा, फ्री में मत दो, खरीदेगा, 600 रुपए का है। अगर वो खरीदता और रिपीट खरीदता है, मतलब आपके प्रोडक्ट में दम है। ओके, ये साइकोलॉजिकली आप चेक कीजिए। पर आप जब उस चीज को लेके मार्केट में आप 10 लोगों को जाके बताते हैं और वो चीज चल जाती है, दैट मीन्स बिंगो, फिर आपकी चीज चल रही है। तो ये मिनिमम वायबल प्रोडक्ट लोग सोच ही नहीं, रोज सब सोच रहे हैं कि भाई हम बस बैठे बैठे 10 मेल करेंगे, हमको कोई प्रोडक्ट देते हुए। देखिए मार्केट का ना सेगमेंट, मैं आपको इन्वेस्टर के मेंटालिटी से बताता हूं, सेगमेंट चेंज हुआ है। पहले होता था एक कंसेप्ट प्रॉफिट एट ऑल कॉस्ट, कुछ भी करके हमको प्रॉफिट चाहिए। तो उसमें एक कंसेप्ट, जितनी भी ई कॉमर्स कंपनी आती, थोड़ा टेक्निकल शब्द यूज कर रहा हूं लेकिन ईजी बना दूंगा, जीएमवी बोलते थे, ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू, मतलब कितने हम लोगों को ला रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, कितने डाउनलोड हो रहे हैं, पहले ये सारी चीजें चलती है। अब इन्वेस्टर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करने लग गए कि भाई ठीक है, 1-2 साल तो पैसे जला लिए, प्रॉफिट कहाँ है, मुनाफा कहाँ है। आप ये चीज देखिए कि अगर लिस्टेड स्पेस में भी जो आईपीओज में स्टार्टअप्स आए हैं, आज गिनती के हम, जैसे जोमैटो का आज जब हम डिस्कशन कर रहे हैं, आगे का हमको भी नहीं पता, वो भी स्टार्टिंग में नहीं था लेकिन वो प्रॉफिटेबल हो गया। बट हैरानी के बाद देखिए वो प्रॉफिटेबल उसके कारण से ज्यादा ब्लिंकिट के कारण हो गया, जो उससे छोटी कंपनी थी, क्विक डिलीवरी करा, वहां से हुआ। आप उसके अलावा आप खुद देखिए, अगर मैं, और ये पब्लिक स्पेस में इंफॉर्मेशन है जो मैं बता रहा हूं, ओला इलेक्ट्रिक नहीं है प्रॉफिटेबल, नुकसान में है। जेप्टो नहीं है प्रॉफिटेबल, नुकसान में है। आप जितने लिस्ट आप जाके निकालेंगे, आपको देखेगा 80% ये सारे तो नुकसान में चल रही हैं। तो मेरा पॉइंट सिंपल सा है, आप जितने लोग स्टार्टअप करना चाहते हो, पहले एक MVP लेके आओ मार्केट में। आप, अगर आपको लगता है कि मैं एजुकेशन में धमाका करूंगा, पहले 10 लोगों को वो सर्विस दे के तो देखो, पेड सर्विस देके देखो, फिर आप सोचना 1 लाख 1 करोड़। दूसरा मिस्टेक भी मैं एक बता देता हूं, जस्ट बिकॉज ये फ्लो में चल रहा है, लोग ना कभी भी मार्केट स्केल नहीं देखते, कितना स्केलेबिलिटी है। मेरे पास मेरा एक मित्र आया, उसने बोला, वो इचलकरंजी एक जगह है महाराष्ट्र में, वहां का है। उसने कहा कि मेरे पिताजी कपड़ों के व्यापार में बहुत सालों से हैं, आज भी हमारे इधर, ये 4 साल पहले की बात कर रहा हूं, आज भी हमारे इधर हर कोई खाता मेंटेन करता है, वो ये सब नहीं करते। तो मैंने सोचा है इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा। मैंने कैसे, बोले मैं एक सब्सक्रिप्शन प्लान, जैसे जोहो बनाता है वैसे मैं एक सब्सक्रिप्शन प्लान, इन्हीं के लैंग्वेज में सब कुछ होगा। आज तो खैर AI आ गया, 4 साल पहले अलग था, वो था। उन्होंने सोचा, मैंने सिंपल सा एक चीज पूछा, मैंने बोला आप कितना कमाओगे? बोले सर मैं करोड़ों कमाऊंगा। मैंने बोला कैसे? मैंने बोला कितने व्यापारी को तुम जानते होगे और कितने व्यापारी होंगे? तो बोले 2000 के आसपास होंगे। मैंने बोला सब्सक्रिप्शन फी क्या रखोगे? बोले वो लोग थोड़े प्राइस सेंसिटिव है तो महीने का 200 रखूंगा। मैंने बोला अब अपनी गणित लगा के देखो, कहां से तुम्हारा करोड़? तुम्हारा मेंटेनेंस कॉस्ट हो गया, अब ऐप का कॉस्ट हो गया, प्लस तुम ये मान के चल रहे हो कोई कॉम्पिटिटर नहीं आएगा, प्लस तुम ये मान के चल रहे हो तुम्हारा प्रोडक्ट बेस्ट है विदाउट बग, कितने सारे एजम्पशन है। फिर उसने रियलाइज किया कि हाँ भाई, तो आप समझ रहे, थोड़ा ग्राउंड रियलिटी बैठ के बंदा लॉजिकली अगर बात करे तो उसको बहुत सवाल के आंसर मिलेंगे। बिल्कुल। और स्टार्टअप की बात हो ही रही है अभिषेक भाई, तो थोड़ा सा, चूंकि आप तो रेगुलरली इंटरैक्ट होते हो यूथ के साथ में और उन लोगों के साथ में जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्टॉक में आना चाहते हैं, शेयर में जाना चाहते हैं, या फिर किसी भी लिहाज से फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा मुझे बताएं कि इकोसिस्टम इस वक्त देश का क्या है स्टार्टअप को लेकर के, और कितना तैयार है, और कहाँ जाना, कहाँ पहुँचना चाहिए आने वाले 5 साल या 10 साल में, कहाँ देखते हैं आप? पहले अच्छी बात देखते हैं, इकोसिस्टम पार्शियली तैयार है, पूरा तैयार नहीं है। पार्शियली कैसे? जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतने जोरों शोरों से आया है, तो एक सर्वे में पता लगा कि 70% जो भी स्टार्टअप ओनर्स हैं वो ये चीज़ समझ गए हैं कि हमको अपने बिजनेस ऑपरेशन में AI का किसी प्रकार का तो उपयोग करना पड़ेगा। चाहे वो बिलिंग में यूज़ करे, चाहे हम मार्केटिंग में यूज़ करें, किसी भी हिसाब से लॉजिस्टिक्स में यूज़ करें। तो ये चीज़ अच्छी है कि भाई हम कहीं ना कहीं दुनिया के साथ एट पेस हम चल रहे हैं, ये चीज़ अच्छी है। दूसरी चीज़ अच्छी ये है कि जैसे स्टार्टअप इंडिया जो इनिशिएटिव 2016 से चलते आ रहा है, तो वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं 16 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बनी। जो मैं कह रहा हूँ 23 कंपनियाँ जो लिस्टेड हुई हैं, कहीं ना कहीं ऐसे लहरों का भी इसमें काफ़ी ज़्यादा योगदान है। काफ़ी ज़्यादा फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी आई हैं, ऑल्दो ग्राउंड रियलिटी में कितनी मटेरियलाइज हुई वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, लेकिन ये चीज़ें हुई हैं। तो ये भी एक और अच्छी चीज़ है कि हाँ, मानना पड़ेगा कि आदरणीय मोदी जी और पूरी सरकार ने जो
कुछ चीज़ें इनिशिएटिव लाई हैं, वो अच्छी चीज़ें लेके आई हैं, दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ जो अच्छी मेरे को यहाँ पर दिखती है, इसके बाद मैं दूसरा फ्लिप साइड बताऊंगा। इकोसिस्टम अब ये जो दिखा जा रहा है, मैंने एक चीज़ देखी है, जब मेरे को इंस्टीट्यूट्स बुलाते हैं, IITs, IIMs और ये सब बुलाते हैं, तो मैं कभी कभार टायर 1 टायर 2 सिटीज़ के भी कॉलेजेस में जाता हूँ। मेरे को इंटरेस्टिंग चीज़ ये दिखी है, और ये डेटा खुद इस चीज़ को बैक करता है कि 2016 से लेके अभी तक 5 गुना इंक्यूबेटर्स बन गए हैं। इंक्यूबेटर्स मतलब जो आपको फैसिलिटी देते हैं, आप आइए अपना बिजनेस मॉडल टेस्ट कीजिए। जैसे कॉलेजेस में भी इंक्यूबेशन सेक्टर बन गए हैं। जैसे अटल जी के जो लैब्स हैं, अटल लैब्स जो बोले जाते हैं, वो सब भी सेटअप किए गए हैं, जहां पर इंसान आएगा, अपना प्रोटोटाइप टेस्ट करेगा, अपने बिजनेस मॉडल को टेस्ट करेगा। तो 5 गुना कहीं ना कहीं ये चीज बढ़ गई है। करीब करीब 9 गुना इन्वेस्टर्स बढ़ गए हैं, और 15 गुना टोटल इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है। मतलब बड़े बड़े फंड्स, बाहर की फंड्स, ये सब बढ़ गया है। बट अब हम फ्लिप साइड देखते हैं, तो अच्छी चीजें हो गई, ग्लोरियस साइड। ये सब होने के बावजूद हर 3 साल में 50% से ज्यादा स्टार्टअप्स बंद हो रहे हैं। 3 साल मतलब ये स्टार्टअप जगत में कहा जाता है, अगर 3 साल तुम टिक गए ब्रेक इवन करके भी, तो तुम्हारा नंबर है, अदरवाइज तुम खत्म हो। तो आए दिन आप देखोगे काफी स्टार्टअप आते हैं, कब खत्म हो जाते हैं, कब मार्केट में चले जाते हैं, हमको पता नहीं लगता। ठीक है, दैट इज नंबर 1। दूसरा, मेरा ये मानना है कि स्टार्टअप जगत में देखिए ट्रेनिंग फैसिलिटीज काफी प्रोवाइड करनी शुरू करी है सरकार ने। जो इनिशिएटिव्स आई हैं वो ट्रेनिंग है। लेकिन मेरा ये मानना है, जो स्टार्टअप का माइंडसेट होता है ना, ये प्लीज समझिए, स्टार्टअप का माइंडसेट कभी भी किताबें पढ़ के नहीं बनता, वो गलतियां करके बनता है। आप जब ग्राउंड पे जाओगे, गलतियां करोगे, उसी से फिर आप सीखोगे। प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हम बुकिश ज्ञान कि भाई ये कंसेप्ट, अच्छा कैश फ्लो मैनेजमेंट से इतना रहना चाहिए, अच्छा ईसोप इतना देना, हम इसमें उलझ गए हैं, रैदर देन कोर बिजनेस मेंटालिटी। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये चीज मिसिंग है, क्योंकि आज भी जब मैं वो कॉलेजेस में जाता हूं, तो मैं देखता हूं कि केवल 4 से 5% युवा पीढ़ी के लोग ऐसे होंगे जिनके पास वर्केबल बिजनेस मॉडल है। प्रोजेक्ट देखिए लिखे तो मैं आज एक्सेल शीट लगा के चैट जीपीटी से बोल के 10 बिजनेस बना दूं। सही बात। प्रॉब्लम होती है जब आप ग्राउंड पे जाते हो। ग्राउंड पे जाते हो तभी आपको पता लगता है कि भारत में डायनेमिक्स अलग है। आपको ज्यूरिसडिक्शन के साथ काम करना पड़ता है, आपको काम करना पड़ता है। भैया एक जीएसटी करके चीज भी होती है, जीएसटी ऑफिस के साथ भी आपको काम करना पड़ेगा, आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, लीगल कंप्लायंस है। आप खुद देखिए, आज से कुछ महीने पहले क्या हुआ, इतना बड़ा एक पूरा सेगमेंट बना था स्टार्टअप्स का गेमिंग इंडस्ट्री को लेके। एक रेगुलेशन आया और पूरे चिथड़ पिथड़ हो गई वो पूरी इंडस्ट्री। तो आप सोचिए, अगर कोई व्यक्ति ये सारी चीजें ना समझे कि रेगुलेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टेक्निकल टर्म्स, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है लीगल टर्म्स। सबसे बड़ी गलती आज के समय पे जो स्टार्टअप इकोसिस्टम में हो रही है, वो हो रहा है कि लोगों को अपना बेसिक फाइनेंस ही नहीं पता। ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। उनको यही नहीं पता यूनिट कॉस्ट क्या है। यूनिट कॉस्ट मतलब अगर मैं एक ट्रांजैक्शन 10 रुपए का कर रहा हूं, उस पर मेरा कितना मुनाफा आ रहा है, उनको ये नहीं पता। तो ये अगर कुछ चीजें इकोसिस्टम में और हो जाए, मैं ही नहीं कह रहा हूं नहीं हो सकती, धीरे धीरे होगी। लेकिन हमारे देश में एक बोल देता हूं आपके इसमें एक नेगेटिव है। पता है क्या है, धीरे धीरे बदल रहा है। शार्क टैंक जैसा आपने बोला, इनके चक्कर में बदल रहा है। प्रॉब्लम ये है कि एक बच्चा आता है, वो बच्चा आता है कि भाई मैंने ना एक AI का कुछ एक मॉडल बना दिया है, जो मतलब जिसके कारण मिसाइलें जहां भी जब भी हम पे अटैक होगा, वो ऑटो डिटेक्ट करके उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। बच्चा आया, वो बोलता है ऐसी मिसाइल ऑटो डिटेक्ट करके उड़ा देंगे, भारत पूरी तरीके से सेफ होगा। ये है ना, बस इसके साथ प्रॉब्लम है 17 साल का है। ये जाता है भारतीय इन्वेस्टर के पास, जो है 60 साल के, 50 साल के, 55 साल के। बोलता है कि भाई मैंने ऐसा एक पूरा मॉडल बनाया हुआ है कि भाई मिसाइल आने के पहले डिटेक्ट होकर उसको डिस्ट्रॉय कर दें। सोचिए कितनी बड़ी चीज़ है। मेरे को इसके लिए ना 15 करोड़ चाहिए, मेरे को स्टार्टिंग प्रोटोटाइप्स और ये सारे करने हैं। उसको पता है सामने वाले क्या बोलेंगे, तू पागल है क्या, जा पहले पढ़ाई कर। ये चीज़ होती है। यही बंदा अब जाता है सिंगापुर में इन्वेस्टर बैठे रहते हैं 45 साल के, 50 साल के। वो बोलते हैं कि ऐसा ऐसा चाहिए, तो बोले पागल है क्या, मुझे लगता है बवाल तो कर सकता है, पहले 5 करोड़ देते हैं, फिर टेस्टिंग करते हैं। ये एक डिफरेंस होता है। हमारा देश आज भी पेपर पे चल रहा है, दुर्भाग्य ये है। ऐसी चीज़ हो गई है, अच्छा IIT वाला है, टीम में IITians है, 5 करोड़ की फंडिंग हम कर देंगे। अच्छा IIT प्लस IIM भी है, तो चलो $2 मिलियन की फंडिंग तो हम कर लेंगे, फिर देखेंगे। दुर्भाग्य ये है। हमको समझना पड़ेगा टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में जो टैलेंट आज छुप के बैठा है, क्योंकि देखिए वो इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री का गैप चले गया है जब से इंटरनेट आया है। करेक्ट। आज जरूरी नहीं है कि आपको हार्वर्ड जाके पढ़ना पड़ेगा। हार्वर्ड के आप वीडियोस देख के काफी चीजें यूट्यूब पे फ्री में समझ सकते हो। आज आपके और मेरे थ्रू ही काफी सारे लोग जो लाइक और कमेंट कर रहे हैं, वो देख के समझ रहे हैं ना ये चीजें। उनको जरूरी नहीं है वो जाके एक MBA करें। स्टार्टअप इटसेल्फ इज एन MBA।
आप कर करके ही चीजें सीखते हो। आप खुद सोचो ना, एक व्यक्ति जब स्टार्टअप करता है तो उसको हायरिंग करनी पड़ती है, वो एचआर का काम कर रहा है, उसको पैसे मैनेज करना है, वो फाइनेंस का काम कर रहा है, उसे फंडिंग प्रोक्योर करना है, वो नेगोशिएशन का काम कर रहा है, उसको खुद बेचना भी है, सेल्स का काम कर रहा है, इनफैक्ट स्टार्टिंग में सफाई भी खुद करनी पड़ रही है, सारी होम मैनेजमेंट। एमबीए में क्या सिखाया जा रहा है? ये सारी चीजें सिखाई जा रही है। डिफरेंस ये रहता है, उसमें बुकिश काफी चीजें रहती हैं, यहां पर सामने वाला कर करके सीखता है। तो अगर ये सारी चीजें प्रैक्टिकली अगर इकोसिस्टम में इम्बाइब कर दी गई कि भाई सरकार कुछ ऐसा प्लान निकाले कि भाई आप कंपटीशन में आ रहे हो, उस कंपटीशन में जो 1 लाख लोग आएंगे उनको सरकार या जो भी है, जो एक फंडिंग हाउस है एजेंसी की तरफ से आपको 2 लाख रुपए आपकी टेस्टिंग के लिए देंगे, आप वो दो तो सही। तो ये वाला एक लैक पॉइंट। दूसरा एक और चीज है इकोसिस्टम में, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा, एस्केप मैकेनिज्म चल रहा है। मैं कहूंगा कि जरूरी नहीं है कि आप कॉलेज से निकले, स्कूल से निकले, आपको स्टार्टअप करना है। बहुत बड़ा मिथ है ये। सोशल मीडिया पे ना सारे सेल्फ हेल्प गुरुओं लोगों ने ये सारी चीजें मचा के रख दी है कि तुम कर सकते हो, कर हर मैदान फतेह, और उसके बाद वो स्प्लेंडर पे घूम रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपको समझना पड़ेगा कि जब आप एक जॉब करते हैं तो आपके अंदर 3 चीजें आ जाती है। पहला आता है प्रोफेशनलिज्म, दूसरा डेडलाइन को फेस करना कि भैया आज ही आपको ये करना है, आप ये चीज फील कर रहे होगे कि आपको ये सारी चीजें, और तीसरा चीज है आपको पता है लोगों से वार्तालाप कैसे करनी है, बहुत सारे लोगों से। तो आपको अगर करना भी है, आप उस इंडस्ट्री में कुछ साल काम भी कर लोगे ना, इट्स नॉट बुरा। और आप तो मीडिया जगत से, आपको ही पता है कि काफ़ी सारे आजकल मीडिया जगत में भी हैं जो मीडिया जगत में 8-8, 7-7 साल काम किया और आप अपना खुद का इनिशिएटिव कर रहे हैं। हाल फिलहाल में एक बड़े जर्नलिस्ट ने भी छोड़ा है। ऑब्वियसली कुछ अपॉर्चुनिटी आई, ऐसे तो वो छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो आप समझिए कि ये सारी चीज़ें अगर रखी गई तो वो इकोसिस्टम नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। बट अगेन कंक्लूडिंग, इकोसिस्टम सुधर रहा है बट बहुत ज़्यादा स्कोप अभी भी बाकी है। एक मिशन है 2047 का, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार दोहराते हैं, भारत को विकसित बनाना है 2047। इसमें आत्मनिर्भरता भी है, और आत्मनिर्भरता जब हम कहते हैं तो जाहिर है स्टार्टअप की बात होगी, क्योंकि आदमी के खुद का व्यवसाय होगा, खुद अपने पैरों पर खड़ा होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा, जो अभी हम इकोसिस्टम की बात कर रहे थे, इसी से जोड़ देता हूँ कि आप कैसे देखते हैं 2047 के विकसित भारत की परिकल्पना और उसमें स्टार्टअप का योगदान। थोड़ा सा इसके बारे में अपना विजन बताएं। मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा विजन है जो मोदी जी ने रखा है। इनफैक्ट काफ़ी सारी पॉलिसीज़ हैं। देखिए, जहाँ पर अच्छाई करनी चाहिए हमको अच्छाई भी करनी चाहिए, और निंदा करनी चाहिए निंदा भी करनी चाहिए। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। देखिए क्या हो गया कि जब से हमारे देश में, इसके पहले के अगर मैं लास्ट 20 साल की मैं बात करता हूँ, तो सिर्फ जॉब सीकर मेंटालिटी थी। अब जॉब क्रिएटर मेंटालिटी आ रही है। स्टार्टअप होंगे तभी तो जॉब क्रिएट होगा। एक तरफ पे हम लोग बात करते हैं कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा, लेकिन मेरा सवाल, इतने सारे लोग जो बोल रहे हैं, आपने कितनी नौकरियां बनाने की कोशिश करी, आप वो भी देखिए। हमारे देश में क्या है कि एक हेट्रेड होती है जो भी नौकरी बनाता है और पैसा कमाता है। देखिए सच्चाई बात है, सच बात है जी। अगर कोई बिजनेसमैन बहुत सारे 20,000 लोगों को नौकरी देता है तो उनको लगता है ये जरूर कोई कपटी है, बहुत पैसा बना रहा है। भाई पैसा भले ही बनाए, मेहनत से बना रहा है, और साथ में वो बहुत सारी जॉब क्रिएट कर रहा है, अपॉर्चुनिटीज बना रहा है। तो मेरा ये मानना है कि ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। इसको मैं 3 एंगल से इसको मैं डिफाइन करता हूँ कि ये जो सारे इनिशिएटिव हो रहा है स्टार्टअप्स का, पहली बात है इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा पावर है, हर इंडियन के अंदर एक बहुत बड़ा पावर है, जिसके कारण स्टार्टअप दुनिया में वो धमाल कर सकता है। ये ऐसा पावर है जो कोई भी व्यक्ति जो ये वीडियो देख रहा है उसको करोड़पति बना सकता है, और उसको कहते हैं जुगाड़। इंडियंस होते हैं जुगाड़ू। और ये आप कहीं पर भी आप देख लीजिए, वीडियोस में तो आप बहुत देखते होंगे, लोग हवा की भी जुगाड़ कर लेते हैं, हर चीज़ की जुगाड़ कर लेते हैं। तो इस जुगाड़ मेंटालिटी इज एक्चुअली रियली बेनिफिशियल फॉर स्टार्टअप। स्टार्टअप क्या होता है? स्टार्टिंग में आपको लीन रखना पड़ता है, कम एम्प्लॉयज़ में कैसे ज़्यादा काम कर सकते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, फिर धीरे धीरे आप स्केल अप करते हैं। तो हम इंडियंस के अंदर वो वाली चीज़ है जुगाड़। दूसरा, हमारे पास एक बहुत बड़ा पावर है कल्चरल डिफरेंस में, जिसको कहते हैं सेफ्टी नेट। ये पहले हमारे लिए बुरा होता था, लेकिन अब एक अच्छा भी है। इसको समझिए, सेफ्टी नेट क्या होता है। विदेश में जब मैं जाता हूं तो मैं देखता हूं 13 साल के बच्चे को घर से बाहर निकालते हैं कि तू खुद का कमा, तू खुद का पढ़, तू खुद का दे। हमारे इधर इंसान 40-45 का भी हो जाता है ना, तब भी वो जब जमीन खरीदने जाता है, बाप ही उसके आधे पैसे ले ले, एफडी तोड़ के ले ले, हमारे तेरे लिए ही रखे थे। शादी के बाद भी कहीं ना कहीं सपोर्ट होता है। तो एक सेफ्टी नेट है। इट्स जस्ट दैट कि अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये चीज़ शायद 10 साल पहले नहीं होती। अब क्या होता है, वही बाप जब न्यूज़ चैनल देखता कि यार लोग कर रहे हैं, तो सबकॉन्शियसली उनकी वायरिंग हो रही है कि ठीक है बेटे को थोड़ा चांस तो अपन दे सकते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए आप देखोगे आजकल के माँ बाप थोड़ा वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि ठीक है, रियलिस्टिक अगर बंदा है, हाँ आके बंदा बोलते हो कि मैं भैया टेस्ला जैसा बना दूंगा, तो ये तो अनरियलिस्टिक है। इसको तो मैं खुद बोलूंगा आप पैसा मत दीजिए, एक झापड़ दीजिए, बोले पहले तू पढ़ाई कर ले। लेकिन अगर कोई आके बोल रहा है कि उसके
पास प्रोटोटाइप है, ये सारी चीजें। तो ये चीज कहीं ना कहीं जो मोदी जी का ये जो इनिशिएटिव है, ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल है। जैसे मैंने बताया, धीरे धीरे करके ये सारे लूपहोल्स यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, जिनको वो कवर करने की कोशिश हो रही है। बस एक चीज है कि मुझे अभी तक ये मानना है कि हमारे देश में अगर एक चीज को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाए तो वो बहुत आगे जा सकता है, जो चाइना करता है। देखिए, बुरा मत मानेगा, बट ये सच्चाई है। उसको कहते हैं इनोवेशन। यू ईदर इनोवेट और यू सफोकेट, इंग्लिश में कहावत है। मतलब या तो आप इनोवेट करोगे, सफोकेट करोगे। हमारे देश में, अब मैं आपसे ही पूछता हूँ, दुर्भाग्य हमारे देश का ये है कि जो सोशल मीडिया हम यूज करते हैं वो यूएस का है, जिस पे लोग ये देख रहे हैं वो यूएस का है, जिस सोशल मीडिया पे हम ट्वीट कर रहे हैं वो यूएस का है, जिस सोशल मीडिया से हम लाइक शेयर ये सब करते हैं वो भी हमारा नहीं है। ठीक है, आप खुद देखिए, जिस एआई की हम बात कर रहे हैं वो एआई भी हमारा खुद का नहीं है। चैट जीपीटी हमारा नहीं है, ओपन एआई जो हम बात करते हैं वो हमारा है नहीं है। हम जेमिनाई की बात कर रहे हैं वो भी हमारा नहीं है। परप्लेक्सिटी भले ही इंडियन ने बनाया, लेकिन वो भी कहाँ से है वो अभी आपको पता है। तो घूम फिर के दुर्भाग्य आप देखिए, 146 करोड़ की आबादी हमारी, और हम इनोवेट नहीं कर पा रहे। क्या हमारे पास इनोवेटर्स नहीं है? भाई, जब आईआईटी के इतने ब्रिलियंट लोग हैं, आईएम के इतने ब्रिलियंट लोग हैं, गांव-गांव से इतने ब्रिलियंट लोग निकल रहे हैं, तो भी हम कुछ ऐसे क्यों इनोवेट नहीं कर पा रहे कि हम ये ना बोले कि हम टेस्ला यूज कर रहे हैं, वो लोग बोले कि भाई हम भारत की मारुति यूज कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? यूएस वाले बोले कि भाई टेस्ला वेस्ला छोड़ो, हम मारुति यूज कर रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारे देश में ना इनोवेशन को प्रमोट नहीं किया जाता, और जब कोई बहुत ज़्यादा इनोवेट करने लगता है, दुर्भाग्यवश उसे रोक दिया जाता है। ये आप ये कह रहे हैं कि ये एक पुरानी एक तरीके से रवायत ही है जो चली आ रही है। समाज का एक स्याह पहलू आपने बताया कि कोई आगे बढ़े, तरक्की करे या कुछ नया रास्ता चुने, तो बजाय उसके कि उसे उसकी हौसला अफजाई की जाए, उसको कहीं ना कहीं डिमोटिवेट किया जाए। इसको एक सिंपल से कहावत से वो चीज़ हो जाती है जो बहुतों ने सुनी भी होगी। हमारे देश में सक्सेसफुल होना इटसेल्फ इज वेरी डिफिकल्ट। क्यों सक्सेसफुल होना हमारे देश में इसलिए मुश्किल है क्योंकि मान लेते हैं आप एक दुकान में जाते हैं, उस दुकान में आपके पास 5 कंटेनर दिखते हैं, 5 कंटेनर के अंदर केकड़े हैं। अचानक से आप जाके देखते हैं एक का ढक्कन खुला हुआ है जिससे केकड़े बाहर निकल सकते हैं। आप दुकानदार को बोलते हैं कि भाई थोड़ा बंद कर लो यार, केकड़े बाहर निकल जाएंगे। वो बोलता है टेंशन नहीं। बोले क्यों? बोले ये भारतीय केकड़े हैं, एक ऊपर जाएगा 10 नीचे खींचेंगे। ये अनफॉर्चुनेट ट्रूथ है। ठीक है, आपने कई सारे सवालों पे जवाब दिए। एक सवाल और भी आता है, क्योंकि हम स्टार्टअप की ही बात कर रहे हैं, जो यूथ हमें इस वक्त देख रहा है, उसके लिए आप क्या थोड़ा उनको क्या राय देंगे? अभी का जो माहौल बना हुआ है उसमें किन सेक्टर्स में वो जा सकते हैं? और थोड़ा सा फाइनेंस की, चूँकि आपने पीछे बात की थी, उस पर भी मेरा एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि जो नए स्टार्टअप करने वाले लोग हैं, जो सोच रहे हैं कि स्टार्टअप करना चाहिए, तो उन्हें फाइनेंस की कितनी बुनियादी समझ होनी चाहिए और शेयर मार्केट को लेकर के भी उनकी समझ कितनी होनी चाहिए? तो सबसे पहले मैं लिखित में दे सकता हूँ यहाँ पे, अगले 10 साल में ये जो इंडस्ट्री मैं बता रहा हूँ, इसमें अगर किसी ने जी जान लगा लिया तो उसे अरबपति होने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, आपके आपके भी कान खुल गए। मतलब भारत में अगर इन इंडस्ट्री में, मतलब सिंपल सा है, अगर आपको अरबपति बनना है तो बस ABCDE आपको करना है, इनमें से कोई एक चूज करना है, आप बन जाओगे। मैं बताता हूँ क्या। A फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, B फॉर बायोटेक, C फॉर चिप्स, जो सेमीकंडक्टर चिप्स की हम बात करें, D फॉर डिफेंस, और E एनर्जी। अगले 10 साल में अगर आप ABCDE में से कोई भी सेक्टर में मास्टरी हासिल कर लो और वहां पर अपना स्टार्टअप बनाओ, आपको अरबपति होने से कोई नहीं रोक सकता। बिकॉज ये दुनिया की डिमांड है, आपको वो सप्लाई नहीं मिल पा रही है जितनी डिमांड है। आप अगर उसको पूरी कर दोगे तो मैं ये कहूँगा युवा पीढ़ी को कि भाई पहले आप वो ब्रॉडर सेक्टर पकड़ो। देखिए, मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। आज से 15 साल पहले ना आपके जैसे विख्यात न्यूज़ चैनल केवल टीवी पे आते थे। आज आपको पता है पावर ऑफ सोशल मीडिया, इसलिए आप लोग यूट्यूब पे भी आ रहे हैं। करेक्ट। सिंपल सी बात है। 15 साल पहले क्या कोई ये कह सकता था? नहीं कह सकता था। 14 साल पहले नहीं। चीज़ें बदली, जो अडॉप्ट कर रहे हैं वो आगे जा रहे हैं। पॉडकास्ट का कल्चर भारत में 5 साल पहले था ही नहीं। आज हम और आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं एक तरीके से, ये चीज़ है। तो हमेशा पैसा सबसे बड़ा तभी बनेगा जब आप आगे की सोचे हुए। तो यहाँ पर ये मैंने बहुत सिंपल तरीके से बता दिया, ये ABCDE। अब आपके आते हैं दूसरे सवाल पे कि कोई भी व्यक्ति अगर स्टार्टअप की दुनिया में आना चाहता है, उसे फाइनेंस और शेयर मार्केट जगत का कितना नॉलेज होना चाहिए? देखिए, शेयर मार्केट तो हम साइड में रखते हैं, पहले फाइनेंस की जगत के रखते हैं। उनको कुछ बेसिक चीज़ें तो पता होनी चाहिए। जैसे एक शब्द होता है कैक।
कस्टमर एक्विजिशन का क्या कॉस्ट लगता है। मतलब अगर आप एक कस्टमर को कितने रुपए में अपने प्लेटफॉर्म पे ला रहे हो, या आप कितने में एक्वायर कर रहे हो, 100 रुपए में, 1500 रुपए में, 2000 में। अगर आप बूटस्ट्रैप्ड हो, जिसका अर्थ मैं पहले समझा चुका हूं, तो आपका कैग जितना कम हो उतना बेटर है, क्योंकि तभी तो आप प्रॉफिटेबल होगे। मतलब सस्ते में आप कस्टमर को अपने पास जोड़ रहे हो। दूसरा आपका होता है यूनिट इकोनॉमिक्स, मतलब हर ट्रांजैक्शन पे आपका कितना कट या मुनाफा निकल रहा है। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को यही नहीं पता है कि हमारे हर ट्रांजैक्शन पे हम मुनाफे में जा रहे हैं, घाटे में, महीने के एंड में अरे यार इस बार तो इतना ही हो गया, दूसरा ये हो गया। तीसरा होता है बर्न रेट। ये बर्न रेट बताता है कि आपकी कंपनी में जो फंड्स रखे हुए हैं वो कितने समय तक आपको टिका के रखेंगे। बहुत सारी कंपनियां गलती करती है, वो बहुत कट टू कट चलती हैं। अगर आपके पास, ये एक ब्रह्म ज्ञान मैं आप लोगों को दे रहा हूं, जब तक आपके पास 18 मंथ्स का, 18 महीने का बर्न रेट आपके पास अलग से साइड में नहीं रखा गया है, आप हमेशा एक दोधारी तलवार पे चल रहे हो। अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि 2020 का समय है, 2020 के समय में आपकी कोई इंडस्ट्री जो फिजिकल चलती है, लेकिन सरकार ने कहा है लॉकडाउन है, 2 महीने का आप बाहर नहीं निकल सकते हो, और आपके पास सिर्फ 1 महीने का खर्चा है, आपकी कंपनी खत्म। बट आपने अगर 18 महीने के बचा है तो आप सर्वाइव करेंगे सिंपल तरीके से। तो आपके पास 18 मंथ्स का बर्न रेट होना चाहिए। चौथी चीज है ईसोप्स। ये बहुत जरूरी है। एम्प्लॉयज को ऑप्शंस दिए जाते हैं कि भाई देखो, सैलरी तो हम तुमको महीने का 1,00,000 रुपए देंगे, लेकिन साथ में तुमको हम शेयर्स दे रहे कंपनी के। अब तुम मेहनत करोगे, कंपनी भी बढ़ेगी, तुम भी बढ़ोगे, तो ये शेयर की वैल्यू बाद में 10 लाख की हो जाएगी। तो तुम खुद सोचो। बट ईसोप्स के नॉलेज लोगों को नहीं है। पांचवी चीज जो पता होनी चाहिए, इक्विटी डाइल्यूशन। देखो, किसी पॉइंट पे किसी को भी बड़ा बनना पड़ता है, तो वो थोड़ा थोड़ा डाइल्यूट करता है। हमारे देश में अदर देन जैसे ज़ीरोधा हो गया या ज़ोहो हो गया, बाकी सबको कहीं ना कहीं डाइल्यूट करना पड़ा। तो डाइल्यूट करते करते बहुत बार ऐसा होता है कि इक्विटी मार्केट में या स्टार्टअप मार्केट का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये हो जाता है कि जो ओनर होता है वो खुद ही अपनी कंपनी में चपरासी की भी हैसियत पे नहीं रह पाता, क्योंकि उसने इतना अपना इक्विटी डाइल्यूट कर दिया कि उसके पास ज्यादा कुछ बचा ही नहीं। वो खुद एम्प्लॉय बन के वो ऊपर वाले का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सुन रहा है। मतलब भाई साहब, आपने खुद ने कंपनी बनाई और आपकी खुद की नहीं चल रही है, आप खुद ऑफिस जा रहे हो काम करने एक सैलरी पे। तो ये कुछ टर्म्स होते हैं। और एक होता है कैश फ्लो। देखिए, सिंपल सी बात है, आप भले ही सीए ना हो, कुछ भी नहीं हो, आप समझो भैया कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना खर्चा, और बेसिक टैक्सेशन आप समझिए। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता। आप धंधा जब कर रहे हो तो आप कृपया करके कंपनी क्यों बनाना है ये भी समझो। कंप्लायंस है ठीक है, लेकिन आपका टैक्सेशन 26% का हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आपको प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना है ना अपना, आप एक्सपेंसेस क्लेम कर पाओगे, आप बहुत सारी चीजें। तो ये बेसिक टैक्सेशन भी अगर लोगों ने समझ लिया, बेसिक चीजें भी समझ ली, जैसे चलिए आपके उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज समझाता हूं जो लोगों को भी इंटरेस्टिंग लगेगी। आए दिन आपने एक चीज देखी होगी कि ये जो अच्छे स्टार्टअप फाउंडर हैं, जो बड़ा बड़ा पैसा बनाते हैं, वो स्टार्टअप में ढेर सारा पैसा बनाने के बाद ना आपके इधर ही गुड़गांव में कमेलियाज में घर लेते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियां लेते हैं। आपने नोटिस करा है? करेक्ट। कुछ लोगों को लगता है क्या भाई ये क्यों फ्लैट ले रहे हैं, 150 करोड़ का फ्लैट लेने की क्या जरूरत है, उससे बढ़िया गाजियाबाद में थोड़ा आगे चले जाओ, कम दाम में मिल जाए। करेक्ट। अब ये सोचते हैं। अब आप समझिए, वो भी स्मार्ट है। कैसे? जब एक स्टार्टअप फाउंडर अपना शेयर बेचता है, सिंपल कर रहा हूं बिल्कुल, ठीक है, शेयर बेचा उसने, मान लीजिए उसने अच्छे वैल्यूएशन पे अपना 5% बेचा, जिससे उसको आ गया 200 करोड़ रुपए। ये बोलते हैं कैपिटल गेन। अच्छा। 200 करोड़ का कैपिटल गेन मानते हैं, बहुत सिंपल कर रहे हैं। अब उसके पास एक ऑप्शन है कि भाई ये पूरे पे इसको अब सरकार को टैक्स भर दो। आपको तो पता ही है टैक्स तो भरना पड़ेगा। तो बोलेगा भाई इसमें तो बड़ा नुकसान है। उसका सीए बोलेगा भाई कैपिटल गेन टैक्स अगर बचाना है तो प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में वो पैसा डाल दे, लॉक इन कर ले, उसके बाद इसमें पैसे पे टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। वो प्रीमियम जगह है तो उसका वैल्यू आगे भी प्रीमियम ही होना है, तो वो टैक्स से भी बच जाएगा और पैसा इधर से इधर से इधर। तो हम लोग यहां पे जज करते रहेंगे कि क्या बेवकूफ लोग हैं। दूसरी चीज, कुछ कुछ चीजें वो दिखा के वो कंपनी के अकाउंट में एक्सपेंस दिखा देते हैं कि भैया ये गाड़ी क्यों ली गई है, क्योंकि क्लाइंट को लेके आना जाना पड़ता है ना, इसलिए मेरे को ये 1 करोड़ की गाड़ी लग रही है। समझ रहे हैं? तो पॉइंट है कि अगर बेसिक फाइनेंस, बेसिक टैक्सेशन समझा जाए, और आज के समय पे ना आपको कोई बड़ी कोचिंग में जाने की आवश्यकता नहीं, कोई नहीं है। मैं सिंपल सा कहता हूँ, अगर आप एआई कर रहे हो तो चैट जीपीटी को बस ये पूछने के लिए मत करो कि भाई मैंने आज लहसुन के पराठे खाए तो कितनी कैलोरी खा ली। नहीं, ये मत पूछो। आप उससे ये प्रॉपर सारी चीजें बातें कर लो ना। आजकल तो लोग बात भी करते हैं उस पर, तो आप वो वॉइस में बात करो रादर देन ये सारे टाइम पास करने से। आप बोलो भाई चैट जीपीटी मेरे को इजीली ये समझा कि भाई ये यूनिट इकोनॉमिक्स क्या होती है। अच्छा, मेरे को
को ऐसा समझा कि भाई ये और अच्छे से मैं समझ जाऊं, अच्छा फिर उधर से आपको, तो आप इस तरह से इस्तेमाल कीजिए ना, क्योंकि सब लोग कर रहे हैं, आप ही नहीं कर रहे हो तो आप पीछे रह जाओगे। देखिए मैं ये कहता हूं आपके शो पे भी कि एआई लोगों की नौकरी नहीं खाएगा, वो लोग जिनको एआई इस्तेमाल करना आता है वो लोगों की नौकरी खाएंगे, एआई नहीं खा रहा है। देखिए कितना हुआ मचा लास्ट 8-9 महीने में कि भाई सारी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी। इनफैक्ट न्यूज चैनल के लिए कहा कि एंकर ही अब तो एआई बन जा रहा है, तो एंकर, आप लोगों का धंधा खत्म हुआ? नहीं हुआ। जॉब गई? नहीं गई। किसकी गई? जो सिर्फ बैठ के सिर्फ टाइपिंग करता था, उसकी गई। क्यों? क्योंकि उसने ये नहीं सीखा कि एआई से मैं टाइपिंग कैसे करवाऊंगा। तो पॉइंट है कि आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। आप देखिए डायनासोर अडेप्ट नहीं किए, खत्म हो गए, सिंपल सी बात है। सेबर टूथ लायन नहीं कर पाया, इवॉल्व हो के लायन आ गया, सिंपल है। तो जो नहीं कर पाए, डोडो नाम की एक चिड़िया थी, वो इवॉल्व नहीं कर पाई, तो वो हो गए। तो इवोल्यूशन, इंसान क्या है, इवॉल्व तो करना पड़ेगा, तो आपको समय के साथ बदलना पड़ेगा। हाँ, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, हम अक्सर ये बातें कहते हैं। और बस आखिरी के 2 सवाल और लूंगा। बिल्कुल। और ये सवाल बहुत टेक्निकल नहीं है, कोर नहीं है, थोड़ा ये सवाल क्षमा कीजिएगा, मैंने कुछ अगर टेक्निकल ज़्यादा टेक्निकल आपने नहीं किया, और बहुत अच्छे से मुझे लगता है कि मैंने आपके कई सारे पॉडकास्ट देखे हैं, कई सारी वीडियोस जो आपके खुद के चैनल पर आप बनाते हैं, उसको सुना है। और उससे अगर मैं कंपेयर करूं तो ये पॉडकास्ट तो बहुत साधारण से साधारण आदमी को भी समझ में आ जाने वाला पॉडकास्ट है। और अपनी जनता, अपने दर्शकों से भी हम अपील करते हैं कि आपको अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और इसका जवाब आपको कमेंट में भी मिलेगा। और अभिषेक भाई तो रोज़ आप लोगों से रब्ता होते ही हैं, तो वहाँ पर भी आपके सवालों का जवाब आपको देंगे। अभिषेक भाई, अब थोड़ा सा मैं ये समझना चाहता हूँ कि जहाँ पर कोई नई चीज़ों पर बात होती है, अब स्टार्टअप भले ही हम इसको नया नया कह लें, लेकिन ये भी अब पुराना होता चला जा रहा है, वक्त के साथ ये भी एक बहुत पुरानी चीज़ हो जाएगी। लेकिन वहाँ पर भेड़ चाल बहुत होती है, इस सेंस में कि समझाने वाले लोग, मेंटोर के तौर पर, जो भूमिका आप भी निभा रहे हैं। तो ऐसे हम देखते हैं कि अनगिनत ऐसे लोग हैं, दर्जनों लोग हैं, जो इस पर लोगों को तरह तरह की बातें बताते हैं। तो एक तो क्लैरिटी कैसे आए, जब इतने लोग आपको राय देने वाले हों, तो लोग कहते हैं कि यार किसको सुने, किसकी बात माने, कोई एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए नजर आते हैं। तो थोड़ा सा पहले इस पे आ जाते हैं, फिर एक सवाल आखिरी। ठीक है, तो पहले चीज सुनो सबकी, करो अपनी, सिंपल है। देखिए आज के समय पे इंफॉर्मेशन हर जगह एक्सेसिबल है। ठीक है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि हर जगह से, वही जो आपने कहा कि एक जन कहता है ये करो, दूसरा कहता है ये करो। मेरा ये मानना है कि स्टार्टअप की दुनिया हो या कोई भी बिजनेस की दुनिया हो, जब तक आप प्रैक्टिकली उस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं करोगे तब तक आप नहीं सीखोगे। शेयर बाजार में भी ये रहता है, जब तक आप खुद के 1000 रुपए नहीं लगाओगे सुनी सुनी बातों से, आपको समझ में ही नहीं आएगा कैसा क्या चलता है, जितना भी पढ़ लो। तो प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें हमने MVP का जो कंसेप्ट आज के पॉडकास्ट में हमने समझाया है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भले ही आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े, पहले 50,000 रुपए से वो प्रोडक्ट बना के, प्रोटोटाइप बना के 10 लोगों को दिखा के, ताकि आपको फीडबैक मैकेनिज्म रहे। एक बार में 10 लाख लगा दोगे ये सोच के कि ये तो चलेगा, नहीं होगा। पहली चीज तो वो हो गई। दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है, रियलिटी पता है क्या है? आपको बताता हूं, रियलिटी ये है कि मार्केट में ना बड़े बड़े उद्योगपतियों तक को नहीं पता कौन सी चीज कब चल जाएगी। शेयर मार्केट में ना एक बहुत बड़ा उदाहरण चलता, मैं बताता हूं कि आज से अगर 15 साल पहले तुमने अगर ये विप्रो के शेयर ले लिए होते, उसमें आपने सुना होगा कि आज से 15-20 साल पहले विप्रो में अगर तुमने 10,000 रुपए डाले होते तो आज तुम्हारे पास 700 करोड़ रुपए हो जाते। अरे भाई, उस समय पे उनके प्रमोटर, उनके डायरेक्टर को ही नहीं पता था कि विप्रो इस मुकाम पे पहुंच जाएगा। हैरानी की बात है, 2000-2001 में जब .com की लहर चल रही थी, सारे IT स्टॉक ऊपर थे, उस समय पे एक IT कंपनी 2nd नंबर पे भारत पे आ गई थी। उनके CEO से पूछा गया कि क्या राज है आपका इतने ऊपर जाने का, तो बोले हमें भी नहीं पता। तो आप ये समझिए, बहुत बार टाइमिंग का खेल होता है, बहुत बार खेल होता है क्या आप सही समय पे सही जगह पर हो, लेकिन प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो आपको सिंपल सा है, आप सुनिए, सबसे सुनिए, अच्छी चीजें आप लीजिए, ठीक है, बट एट द एंड आप देखिए। और दूसरी चीज, सबकी ऐसे भी मत सुनिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो ये देख रहा है कि मेरे को ना ऑटोमोबाइल में अपना बिजनेस करना है, तो ऑटोमोबाइल वालों पे आपके जो लीडर्स हैं, आप उनको सुनिए रैदर देन एजुकेशन वाले, रैदर देन दूसरे। थोड़ा बहुत सबको सुनिए जनरल, लेकिन क्योंकि सबके बिजनेस डायनेमिक्स अलग होते हैं। करेक्ट। जो एजुकेशन है वो इतना कैपिटल इंटेंसिव नहीं है। आज एक 50,000 रुपए भी जेब में रख के मैं एक ट्यूशन पढ़ाने जा सकता हूं, वो भी एक एजुकेशन बिजनेस है। लेकिन ऑटोमोबाइल कैपिटल इंटेंसिव है। तो आप ये देखिए कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ने किस प्रकार से वो
अपने आप को उतना बड़ा बनाया, क्या बैरियर टू एंट्री है, क्या मैं आज इतना बड़ा प्लेयर बन पाऊंगा, क्यों लास्ट 20 साल में गिनती की हम 3 कंपनियां ही ऑटोमोबाइल पे बात कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जो मुझे नहीं समझ में आ रही है। जब आप इस हिसाब से सही व्यक्ति को सुनना शुरू करेंगे, और मैं ये कहूंगा सिंपल सा है, आप उन्हीं को सुनिए जिनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। मेरी भी मत सुनिए, आपकी भी मत सुनिए। आप जाइए, लेजेंड्स हैं, आज किताब है, गूगल पे जाइए, हर जगह। मैं ऐसे नहीं कहता गूगल कर लो, बिकॉज आपको गूगल पे सब मिल जाएगा। आप जाके देखो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा की केस स्टडीज देखो क्या किया, फिर आप सोचो, अच्छा, तब आपको पता लगेगा बहुत सारी चीजें जो आप सोच रहे थे वो शायद गलत सोच रहे थे। राइट। तो ये चीज है। तो जब आप ये चीज करोगे तो आपका कंफ्यूजन खुद दूर होगा। और एक, ये वैसे इससे डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा आज के समय पे स्टार्टअप, बिजनेस, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग सबके लिए ज़रूरी है माइंडफुलनेस। किसी प्रकार से अपने मन को शांत करने के तरीके ढूंढिए। हमारे दिमाग में 60,000 से ज़्यादा थॉट चलते हैं, इतने सारे थॉट चलेंगे, इतने क्लटर चलेंगे, आप कुछ ना कुछ गलती करोगे। मन को बीच में ब्रेक दो। आप वॉकिंग करो, जॉगिंग करो, जिमिंग करो, कुछ भी करो, माइंडफुलनेस पे थोड़ा समय दो, क्योंकि आप एक चीज़ जाके नोटिस करेंगे, जितने भी लोग ऊपर बैठे हुए हैं वो अपने पूरे दिन में एटलीस्ट 1-2 घंटे अपने आप के लिए निकालते हैं। तो ये बहुत आवश्यकता है। अब एक आखिरी सवाल, इसी बात से ही इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। माइथोलॉजी की बात आप अक्सर करते हैं, मैंने आपके कई पॉडकास्ट देखे हैं जिसमें आप उदाहरण देते हैं हमारे अतीत, हमारे इतिहास से जुड़े हुए, पुरातन इतिहास से जुड़े हुए। तो थोड़ा सा यहाँ पर भी आप बताएं युवाओं को, खास तौर पर जो जेनजीज जिनको हम कहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका इंडियन मैथोलॉजी से जुड़ा हुआ? क्योंकि आज की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन अपने इतिहास से बातें सीखते हुए चलिए मैं थोड़ा सा आपको कुछ बताएं। एक ही कहानी के तौर पे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो इसको इतिहास कहता हूँ, माइथोलॉजी भी नहीं कहता हूँ। तो एक ही कहानी के थ्रू, जो मैंने हाल फिलहाल के एक इवेंट में भी कहा था, तो आज मैं यहाँ पे कहता हूँ और लोगों को मैसेज समझ में आ जाएगा। और ये स्टार्टअप वालों के लिए ज़रूरी है, बिजनेस वालों के लिए भी ज़रूरी है, आप लोगों के लिए भी ज़रूरी है, इंसान के लिए ज़रूरी है। ठीक है। और अगर किसी को कुछ भी इससे पसंद आएगा तो वो लाइक जब करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ, इधर तक टिके थे, ये था। तो एक बार क्या होता है, श्री कृष्ण जी अर्जुन के साथ निकलते हैं एक रथ में। सारा महाभारत का युद्ध खत्म हो गया है, हर जगह खुशहाली है, प्रॉस्पेरिटी है। वो लोग जाते हैं, रास्ते में उन्हें एक गरीब व्यक्ति दिखता है। तो अर्जुन जी कहते हैं कृष्ण जी को, कृष्ण जी रथ चलाते हुए, अरे क्या कृष्ण जी यार, मतलब आपके होते हुए इधर गरीब इंसान, रुके मैं कुछ करता हूँ। तो वो जाते हैं, गरीब वो बोलता है भगवान के नाम पे कुछ दे दो रे बाबा। तो बोले एक काम कर, तू ये ले, पूरे मोतियों की माला रख, ये मोतियों की माला बहुत महंगी है, तेरा पूरा लाइफ सेट हो गया, अब इसके बाद तुझे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, इसमें सोने जड़े हैं, सब जड़े हैं। तो बोले शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, ऐसा करके बोले जा ऐश कर। कृष्ण जी मुस्कुराते हैं, एक्चुअली ये वॉक कर रहे हैं, फिर दोनों बढ़िया वॉक करते हैं। अब क्या होता है, ये जो व्यक्ति होता है जब जाता रहता है तो जंगल से जब गुजरता है तो एक डाकू, डकैत आ जाता है, चल निकाल, तेरे पास जो है वो लेके निकल जाता है। बोलता है हाय मेरी फूटी किस्मत, आज मिला, मैं लुट गया। एक हफ्ते बाद वापस कृष्ण जी और अर्जुन जी उधर ही चलते हैं। ये व्यक्ति भाई भगवान के नाम पे दे दो बाबा, भगवान। ये बोलता अरे क्या चल रहा है, ये अभी तो दिया था पिछले हफ्ते, तो बड़ा लालची हो रहा है। तो कृष्ण जी को बोला, कृष्ण जी सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि वो तो पालनहार है, उन्हें सब पता है। बोले मैं देख के आता हूँ। बोले क्या है भाई? बोले अरे 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 ऐसा हो गया, चोरी हो गया, ऐसा ऐसा करके। अभी तक कलयुग शुरू नहीं हुआ है तो फिर उनको लगा सच ही बोल रहा होगा। तो बोले अच्छा ठीक है, काम कर, अपनी एक डायमंड की अंगूठी खोल के दे देते, बहुत जड़े हुए हैं उसमें। बोले तेरे को, तुमको देते हैं, तुम रखो, अब इधर मत दिखना, दिखा ना तो तीर मारूंगा, कहाँ कहाँ मारूंगा तुझे नहीं समझ में आएगा। बोले ठीक है। वो जाता है, आज सोचता है छुपा के जेब, मतलब जो धोती रहती है उसमें रोल वोल करके जाता है। घर जाता है तो आपको याद होगा पहले कुटिया होती थी, मटके अटके रहते थे ऊपर ऐसे करके, तो वो एक जो मटका कभी यूज़ नहीं होता उसमें रख के बोलता पहले सो जाता हूँ, फिर सोचता हूँ, ख्याल सोचता है कि अब मैं 2 गायें खरीद लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ऐसा वैसा करके। गहरी नींद लग जाती है इसको। इसकी वाइफ आती है, हर बार वो उसकी वाइफ एक दूसरा मटका लेती है। इस बार पता नहीं क्या होगा, आज तो मैं ये नया वाला मटका लेके जाऊँगी। मटका लेके जाती हैं, पानी लेने गया, ये उठ के देखता भाई कहाँ गया। वाइफ बोलती है अरे तुमने बताना तो चाहिए। तो ये क्या? बोले भाई मेरी किस्मत ही फूटी। अब तीसरी बार ये जाता है, अच्छा अब तीसरी बार जब ये जाता है तो अब इस बार बोलता है अब मेरे को अर्जुन जी दिख गए तो छोड़ेंगे नहीं, तो ये भगवान के नाम पे दे दे बाबा, भगवान के। अर्जुन जी इस बार पूरे क्रोधित, बोले ये तो अलग ही लोभ चल रहा है इसका, कलयुग शुरू हो गया लगता है। तो अर्जुन जी जाके बोलते हैं भाई क्या है भाई? बोले क्या बोलो मालिक, अब तो बोलने के उसमें नहीं रहा, ले गए। अब मेरी वाइफ उनने पूरी कहानी बताई। बोले अब तेरे को ज़्यादा नहीं दूंगा, आखिरी 2 मुद्राएं दे रहा हूँ, ठीक है? ये 2 मुद्राएं हैं,
इससे तू धान वान जो खरीदना है वो देख, अब तू दिखा। तो तू गया। मैं अगले बार जब भी चलने आऊँगा अपना धनुष बाण लेके आ रहा हूँ। इस बार ना पता ये जाता है, ये बोलता है भाई क्या ही करूँ, ईश्वर ही देखता है जो भी देखता है। सामने से ना एक मछली जो लेके जाते हैं, मछली वाला लेके जाता है, उसमें वो देखता है ना कुछ मछलियाँ फुदक रही हैं, मतलब वो जिंदा है। तो ये मनी मन सोचता है कि यार अब तो यार जो होगा ऊपर वाला ही मेरे को देखेगा, पर चलो ठीक है जो भी है, सामने वाला बेचारा जीव इतना तड़प रहा है, ये पैसे दे के मैं सारी मछलियाँ ले लेता हूँ और उनको पानी में छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग है, इस बार अर्जुन बोलते हैं कृष्ण जी को, इसको इस बार मैं ट्रैक करूँगा, मैं नोटिस करूँगा क्या करता है। तो पहले अर्जुन देख रहे हैं, अच्छा इसने पहले मछलियाँ खरीद ली, फिर मछलियों को छोड़ा। अब इंटरेस्टिंग, जो एक मछली पुदक रही थी वो पुदक के बाहर आते और उसके मुंह से निकलता है डायमंड। वो डायमंड लेता है और अर्जुन जी कृष्ण जी एक पेड़ के पीछे से देख रहे हैं, कृष्ण जी अभी भी मुस्कुरा रहे हैं। फिर वो डायमंड लेके एक्साइटमेंट, मिल गया मिल गया मिल गया चिल्ला रहा है। उतने में वो जो डकैत जो पहले गया था ना वो वहां से गुजर रहा है और इधर भीड़ भाड़ है, उसको डर लगता है, अरे भाई पिटवाएगा क्या, लोग मारेंगे, ले भाई तेरी मोती रख ले, मेरे पास थी रख। तो ये सोचता है क्या, और ये खुशी खुशी घर जाता है। तो अर्जुन जी कृष्ण जी से ये सवाल पूछते हैं कि ये क्या हुआ प्रभु, पहले हमने इतना दिया इतना दिया इतना दिया, कुछ नहीं हो रहा, और अब आप ये देख रहे हैं ये सब दिया। तो बोले पहले वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, तो मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा था। जब तुम दूसरों के बारे में सोचते हो तब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। स्टार्टअप्स को भी ये समझना पड़ेगा, आपके कस्टमर, आपके स्टेक होल्डर, आपकी चैरिटी, सबके बारे में आप सोचो, ऊपर वाला सब देख लेगा। क्या बात है अभिषेक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इतनी बेहतरीन, इतने बेहतरीन अंदाज में आपने ये कहानी बताई है, मुझे लगता है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके दिलों और दिमाग तक ये बातें जो हैं वो पहुंची होंगी। और एक लाइन में आपने इस पूरे पॉडकास्ट का सार बता दिया कि दूसरों के बारे में सोचेंगे तभी आपका भी भला होगा। बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका, बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद करेंगे कि फिर हम जुड़ेंगे आपसे। और भारत में स्टार्टअप्स को लेकर के भारत ने कितना सफ़र तय किया आपने इस पॉडकास्ट में देखा, भारत अभी कितना तैयार है ये भी आपने देखा। और अभिषेक भाई ने ये भी बताया कि 2047 जो लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को विकसित बनाने का लेकर चल रहे हैं, उसके लिए स्टार्टअप्स का कितना बड़ा योगदान रहने वाला है, कितनी बड़ी भूमिका रहने वाली है। स्टार्टअप्स को लेकर आपके और कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं, वहां पर हम आपके सारे सवालों के जवाब आपको ज़रूर देंगे। वीडियो पसंद आया हो, पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अहम खबरें आपको मिलेंगी NMF न्यूज़ पर। हमारी वेबसाइट newsnmf.com पर भी आप विजिट कर सकते हैं। नमस्कार।